हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू हाई। तो आज मैं आपको टेंथ क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 1 जो है द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप उसके बारे में पढ़ाऊँगी। वैसे टेंथ क्लास के जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, तो उसको समराइज़ करने के लिए आई विल हेल्प यू। और इस चैप्टर में आपको 6 टॉपिक दे रखे हैं, तो मैं 1 बाय 1 आपको सारे टॉपिक के बारे में समझाऊंगी और बताऊंगी। नेवर ट्राई टू रेक्टिफिकेशन बिकॉज यू आर नॉट पैरट, यू आर ह्यूमन बीइंग। तो एवरी टाइम यू जस्ट हैव फोकस ऑन कि आपने क्या पढ़ा है, क्या सीख रहे हो आप। बस रेक्टिफिकेशन से कुछ नहीं होगा। नोट्स बनाइए और जो भी आपको बताया जाएगा आप उसका नोट्स बना के रख लीजिए, और आफ्टर दैट जब एग्ज़ाम होगा तब दिस विल हेल्प यू। तो जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ब्रॉड में क्या नज़र आ रहा है, नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हिंदी में राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो ये फीलिंग कैसे शुरू हुई, ये नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ से शुरू हुई? अगर हम आज अपने वर्ल्ड को देखें तो आज हर जगह पार्टी है, राइट्स हैं। अब एजुकेटेड भी हो गए हैं लोग, तो वो डिमांड भी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। बट पहले जब ये पूरा शुरू हुआ तब कैसे लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, कैसे हुआ ये सब, तो वो हम जो है पढ़ेंगे। तो आपका पहला चैप्टर देख सकते हैं आप, यूरोप। तो तो ये वाली जो फीलिंग है, ये जो पूरा जो कंटेंट है, ये सारा यूरोप से ही शुरू होता है। जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, या बहुत फेमस मूवी है पद्मावत, तो उसको देखा होगा। तो उसमें क्या है, राजा वाला सिस्टम दिखाया गया है कि कोई राजा है, फिर अलग अलग जगह पे राजा सब हैं, वो जो हैं अपना पूरा किंगडम संभाल रहे हैं, और फिर उसके बाद वो दूसरे राज्य में फ़ाइट करते हैं। फिर अगर वो जीत गए तो वो उसको भी अपने अंडर ले लेते हैं और वहाँ पे अपना एक फ़्लैग गाड़ देते हैं। तो वही वाला सिस्टम, यानी कि मोनार्ची सिस्टम उसको बोलते हैं। तो पहले पूरे वर्ल्ड में मोनार्ची सिस्टम ही था। बट धीरे धीरे फिर लोगों के मन में भी राइट, कि हमें भी राइट चाहिए, हमको भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये सब चीज़ों की फीलिंग आने लगी। तो वो सब कैसे शुरू हुआ, तो उसके बारे में यूरोप में जितने भी सारी, जैसे बेल्जियम हो या फिर इटली है या जर्मनी है, तो उन सब के बारे में उनकी स्टोरी पढ़ेंगे कि वहाँ पे कैसे लोगों के अंदर जो है फीलिंग्स आई। तो इसमें 6 टॉपिक से सबसे पहला टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँगी, पर यहाँ पे सबसे पहले आपकी है कि कार्टून दे रखा है। तो जो ये इमेज है, ये कोई फेडरिक सोरियो है, उन्होंने क्रिएट किया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। यानी लिबर्टी का मतलब तो पता ही है कि एक फ्रीडम मिलना, यानी लिबरल होना थोड़ा। तो धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे अपने अपने जगह का फ्लैग लेकर के यहाँ पे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं कि हमें भी लिबर्टी चाहिए। ये साइन था कि कैसे जो है लोग धीरे धीरे एक अपने राइट्स के लिए बढ़े हैं। यहाँ पे देखिए अब लाइन कितनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यहाँ तक ये लाइन है, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जब लोग ये लिबर्टी की डिमांड कर रहे हैं या फिर ये इक्वालिटी की डिमांड्स कर रहे हैं, तब आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ये गॉड है कि ये सब इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ, मतलब ये एक अच्छा सिस्टम है, ये एक अच्छा कदम है, मोनार्ची से अच्छा सिस्टम है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं गार्बेज में, तो ये गार्बेज में किंग, थ्रोन, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे गार्बेज में पड़ी है, यानी कि मोनार्ची वाले सिस्टम को अबॉलिश किया जाए और उसके बाद जो है लिबर्टी लाया जाए। ये इसके लिए ये शो कर रहा है ये जो है पूरा। तो यहाँ पे आपका पहला टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो ये जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ है यहाँ पे कब शुरू हुआ है, 1789 में ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तो लोगों की डिमांड क्या थी? सबसे पहले तो अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्ची, यानी कि जो भी राज्य का जो पूरा चल रहा है राजा वाला सिस्टम, वो ख़त्म किया जाए, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को लाया जाए। तो ये यहाँ पे 2 आइडियाज़ यहाँ पे इन्होंने जो है सामने लेकर के आए। तो यहाँ पे पहला था फादरलैंड का और एक है सिटीज़न का। यहाँ पे इनका नाम भी फ्रेंच में नाम दे रखा है, लापार्टी यानी कि फादरलैंड, और सिटियोन यानी कि सिटीज़न का। यहाँ पे और इन्होंने अपना इनकी कुछ कुछ डिमांड्स थी, जैसे इक्वल राइट, न्यू फ्रेंच फ्लैग को इन्होंने
ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग को जो है इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद इन्होंने ये जो अब इलेक्शन जो है वो लोगों से मतलब यानी जनरल इलेक्शन जैसे अब होते हैं वैसे होना चाहिए। उन्होंने अपना नया नेशनल एंथम कंपोज किया। इनकम टैक्स ख़त्म होना चाहिए। कस्टम ड्यूटीज़ थी वो सारी ख़त्म हो जानी चाहिए। ये सब इन्होंने अपना आइडिया रखा वहाँ पे, ठीक है। ये सारे डिमांड्स रखे गए, ये सब आइडियाज़ रखे गए और उनको इम्प्लीमेंट किया गया। बट उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 10 ईयर 89 में ये रिवोल्यूशन शुरू हुआ, बट आफ्टर 10 ईयर 1799 में नेपोलियन केम टू फ्रेंच, और नेपोलियन ने क्या किया, सारे जो पॉलिटिकल पावर थे उसको सीज्ड कर दिया, यानी कि वो अपने अंडर में उसने सारे पॉलिटिकल पावर को ले लिया। ओके, कुछ रूल्स बनाए, जैसे कि आपको पता ही कि जब भी कोई पार्टी जो है वो आती है, अभी की जैसे मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी पार्टी या कोई भी राजा कोई भी अगर सिस्टम में आता है तो वो अपने कुछ न्यू रूल्स बनाता है ना। तो वैसे ही नेपोलियन ने भी कुछ न्यू रूल्स बनाए, कुछ उसने अपने आइडियाज़ शेयर किए लोगों के लिए, या कुछ सिस्टम वगैरह क्रिएट किया। तो वैसे ही नेपोलियन ने भी जो है यहाँ पे अपना कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगाए। तो यहाँ पे अब मोनार्ची तो नहीं रहा, बट यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ चुका था। तो जो ये इसके पॉजिटिव, नेपोलियन की 2 साइड्स बताई गई हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या थी, यानी कि एडवांटेज क्या थे नेपोलियन के आने के बाद, और डिसएडवांटेज क्या हुए लोगों के। तो सबसे पहले नेपोलियन ने क्या किया, इक्वालिटी जो लोग चाहते थे वो स्टेब्लिश किया। इक्वालिटी यानी कि सब अब बराबर होंगे, ठीक है। लॉ सबके लिए इक्वल कर दिए गए। राइट ऑफ प्रॉपर्टी लाए। ये सारे टॉपिक्स आप लिख सकते हैं कि ये जो है नेपोलियन की पॉजिटिविटी थी डिक्टेटरशिप में। तो सबसे पहले इक्वालिटी, उसके बाद था लॉ सबके लिए इक्वल, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, फ्यूडल यानी कि जो ज़मीन प्रथा थी उसको अबॉलिश कर दिया इसने, फ्रीड पीसेंट फ्रॉम सर्ड्रोम यानी कि जो भी गुलामी वगैरह जो प्रथा थी गुलाम वगैरह की, वो सब इसने हटा दिया, ठीक है। और जितने भी ट्रेड से लेकर के जो भी रिस्ट्रिक्शन थे वो सारे हटा दिए गए। ट्रांसफॉर्म एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। ये जो थी जितना भी था ये नेपोलियन का पॉजिटिव साइन है ये। और नेगेटिव बताए गए हैं। नेगेटिव में क्या क्या है, नेगेटिव में है कि इनकम टैक्स इंक्रीज़ कर दिया यहाँ पे, और ये सेंसरशिप लगा देगी, यानी कि नेपोलियन के बारे में अगर कोई भी गलत बोलता है, गलत लिखता है, तो उसको तुरंत जो है जेल हो जाएगा, उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी। और फोर्स टू जॉइन फ्रेंच आर्मी, लोगों को ज़बरदस्ती जो है आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा था। तो एक तरफ तो देखा जाए तो काफ़ी सारी उसने इक्वालिटी दे दी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी दे दी, ज़मींदारी हटा दी, बट ये तो कोई बात नहीं हुई कि वो आर्मी में लोगों को फोर्स करें कि जिसको ज्वाइन करो, हमारे लिए काम करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो एरिया को अपने अंडर में नेपोलियन ले सके, ठीक है। तो ये सब को देख करके जो दूसरे एम्पायर को के जो लोग थे, यानी कि जैसे कि रशिया या फिर ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये सब इन लोगों को ये पसंद नहीं आया। उनको मतलब ये लगने लगा कि कहीं ये धीरे धीरे जो है ये नेपोलियन हमारे जो एम्पायर में भी आकर के हमारा मोनार्ची सिस्टम हटा ना दें। तो फिर इसलिए 1815 में एक वॉर हुआ। वो यहाँ पे एक वेन सरकार है, इस जो गवर्नमेंट थी उससे ये पूरा मतलब उसके अंडर में पूरा, बाद में ये जो है गवर्नमेंट वहाँ पे जो है लगी हुई थी। बट वहाँ पे बैटल हुआ एक, उसको वाटरलू बैटल भी कहते हैं। 1815 में वाटरलू बैटल हुआ, ठीक है। इस बैटल में क्या हुआ, सारे जितने भी रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये सारे नेपोलियन जो ऐसे ही सारे जो स्टेट हैं मतलब जो रशिया है, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन्होंने नेपोलियन से वाटरलू बैटल किया। और उसके बाद उस बैटल में जो है नेपोलियन जो है उसने जो वो बैटल लूज़ कर दिया, ठीक है। और फिर वापस वहाँ पे जो फ्रेंच है वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम, यानी कि राजा महाराजा का जो सिस्टम है वो वापस लाया गया, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जैसे कि देखो यहाँ पे कि वहाँ पे पहले कोई स्टेट नहीं था,
18th सेंचुरी तक तो कोई वहाँ पे कोई स्टेट नहीं, नेशनल स्टेट नहीं था। उन्होंने बस अपने से ही पूरा मोनार्ची सिस्टम चल रहा था। उन्होंने इतना अगर एरिया अपने अंडर फाइट करके ले लिया तो वो उनका हो गया, उन्होंने इतना ले लिया एरिया तो वो उनका हो गया। ये वाला सिस्टम था। यहाँ पे कोई ये स्टेट नहीं था कि ये इतना एरिया कंपल्सरी उनका है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे स्टेट वाइज कुछ नहीं था। डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, कल्चर के लोग थे यहाँ पे। तो ये फीलिंग कैसे हुई कि हम उनसे अलग हैं या वो हमसे अलग है, ये वाली या हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये वाली फीलिंग कैसे उनके में आई, ये उसका सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न यहाँ पे ये आपको, जिसकी वजह से ये पूरा रिवोल्यूशन शुरू होता है। तो यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी और प्लीजेंट्री दो टाइप के ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थे। एरिस्टोक्रेसी यानी कि अमीर, जो यहाँ पे जो लोग बोलते हैं अल्ट्रा रिच लोग या रिच लोग, और प्लीजेंट्री यानी कि गरीब। तो दो सिस्टम यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम था। तो एरिस्टोक्रेसी के पास ऑब्वियसली बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, ज़मीनें थी, बहुत ज़्यादा पैसा था और डोमिनेटिंग थी, सारे राइट्स थे उनके पास। और ऑब्वियसली बात है, जो पुअर होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और जो रिच होते हैं उनकी कम होती है। तो यहाँ पे भी उनकी पॉपुलेशन कम थी, बट फ़ायदा ज़्यादा, पैसा ज़्यादा और लैंड ज़्यादा। बट वहीं प्लीजेंट्री जो थे, गरीब जो थे, उनके पास लो क्लास के थे, कम ज़मीन, लैंडलेस, मोर पॉपुलेशन, नो राइट्स। तो ये था। यहाँ से जो है एक फीलिंग जो है डिस्क्रिमिनेशन की, यहाँ से वो रिवोल्यूशन की या नेशनलिज्म की जो फीलिंग शुरू होती है। उसके बाद एक द न्यू मिडिल क्लास करके एक जो है स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आया। अभी में भी आप सुन सकते हो कि ये जो है रिच क्लास से बिलोंग करता है, या फिर ये मिडिल क्लास से, या फिर ये पुअर से। तो वह तब से जो है ये मिडिल क्लास वाला सिस्टम शुरू हुआ। इसमें कौन कौन लोग थे मिडिल क्लास सिस्टम में, कौन कौन लोग थे क्लास में? एजुकेटेड लोग थे, थोड़े मोड़े जो इंडस्ट्रियल जो लोग थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, या जो थोड़े थोड़े एजुकेटेड थे बट वो एक पोजीशन पे थे, वो सब यहाँ पे लोग थे। इन्होंने क्या किया, उनको जो है लिबर्टी चाहिए थी, उनको फ्रीडम, इक्वालिटी, क्योंकि एजुकेटेड है, ये किसी में डोमिनेट होके नहीं रहना चाहते। तो यहाँ से ये वाला जो है फैक्टर शुरू होता है डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो उसके बाद इन मिडिल क्लास की क्या डिमांड थी, इन्होंने क्या डिमांड किया कि हमें इंडिविजुअल जो फ्रीडम चाहिए, इक्वल लॉ चाहिए, और गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि वोटिंग करके ऐसा करके पूरा जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसमें आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा एक वो दे रखा है मीनिंग। जोवलिन, ये एक कस्टम लॉ था जिसमें बहुत सारे बैरियर्स थे, ट्रेड में बहुत ज़्यादा बैरियर्स लगाए थे, वो सब हटाए गए और 32-28 करेंसी जो हैं वो ख़त्म हो गए, ठीक है। ये जितने भी थॉट जो मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, तो ये सारे थॉट थे लोगों के जो मिडिल क्लास के थे, क्योंकि ये इनके पास लैंड है, मनी है, इन लोगों के पास जो है ये लोग पावरफुल हैं, लॉ इनके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि जो ये लोग अपनी पावर जो है पुअर के साथ भी शेयर करें, यानी प्लीजेंट्री जो क्लास है उनके साथ भी शेयर करें। इसलिए ये लोग मोनार्ची सिस्टम चाहते थे, डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, ठीक है। तो ये वाला आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आपका आया द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830-48। तो इसमें क्या था, ये जो रेवोल्यूशन है कैसे शुरू होता है, मिडिल क्लास से, जो एजुकेटेड लोग थे उधर से, जो थोड़े बहुत एजुकेटेड थे उन लोगों से शुरू हुआ। तो इनका जो ये वाला जो इन लोगों का जो आइडिया था कि हमें लिबर्टी चाहिए, नेशनलिज्म की फीलिंग, जो ये सब जो होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये सब जो ये वाली फीलिंग्स जो हैं पूरे यूरोप में अब फैल चुकी थी, बहुत ज़्यादा लोग उससे अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पीरियड ऑफ हंगर एंड हार्डशिप का आपका एक टॉपिक है इसमें कि वो आया। तो वो जो है, तो यहाँ पे तो इसमें क्या होता है कि इतना ज़्यादा मतलब अब ग्रोथ नहीं हो रहा, सब वॉर की तरफ इधर उधर हैं। अभी इनका पूरा कंसंट्रेशन पूरा गवर्नमेंट पे नहीं है, लोगों को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे। तो जिसकी वजह से क्या क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, फूड की शॉर्टेज हुई,
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, क्योंकि अब क्या हो रहा था, काम मशीन से हो रहा था। तो जो लोग एक काम जो 10 लोग कर रहे थे अब वो मशीन से हो जा रहा था, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। तो जब जो वहाँ का जो लोग थे उन लोग की अगर ऐसी हालत हो गई तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो यही, लोगों को फूड नहीं मिल रहा था, रिवोल्यूशन जो है उनके अंदर एक शुरू हो गया। और उन्होंने क्या किया, जो बर्बन किंग थे उनको ओवरथ्रोन कर दिया, हटा दिया वहाँ पे। और वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची को सेटअप किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची क्या है, यहाँ पे एक होता है मोनार्ची नॉर्मल, एक मोनार्ची सिस्टम, उसमें क्या होता है, एक राजा होता है और उसके अंडर में सारे लोग होते हैं, वो पूरा जो है राजा वो जो है सिस्टम जो है सेटअप करता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची में क्या होता है, राजा होता तो है लेकिन वो सिर्फ एक नाम का राजा होता है, बाकी काम जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो वो सेटअप किया और उसका लुइस फिलिपीज जो है हेड जो थे उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची का हेड बनाया गया। ठीक है, उसके बाद ब्रुसेल्स रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। बेल्जियम जो है ब्रुसेल से अलग हो गया और उसने अपना एक यूनाइटेड किंगडम बनाया। ठीक है, नीदरलैंड से मिल करके। उसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट का जो यहाँ पे टॉपिक है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल शुरू किया। 1851 से इन्होंने अपना स्ट्रगल शुरू किया, बहुत लोगों का सपोर्ट मिला, सब लोग इन लोगों के साथ थे, ग्रीक था, यूरोप था, आर्टिस्ट, पोइट, सब लोगों ने इनका सपोर्ट किया और ये भी जो है इंडिपेंडेंट हो गए। अब ग्रीक इंडिपेंडेंट बन चुका था। वैसे ही हर जगह रिवोल्यूशन हुआ और सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया। जर्मनी ने 1871 में खुद को इंडिपेंडेंट बोल दिया, इटली में 61 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिवोल्यूशन लाने के लिए, नेशनलिज्म लाने के लिए जो है यहाँ पे जो है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग कैसे लाई जाए, तो इन्होंने क्या किया, रोमांटिज्म का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि लाना तो है, नेशनलिज्म की फीलिंग आनी चाहिए, बट कैसे, लव से, आर्ट से, साइंस से, वैसे जो है इनकी फीलिंग जो है अपने इसके लिए, स्टेट के लिए हो और ये रेवोल्यूशन माने। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे तो इस टॉपिक में हमने किस किस के बारे में पढ़ा है, बेल्जियम कैसे सेपरेट हुआ, ग्रीक कैसे सेपरेट हुआ, तो ये सब कैसे जो है इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट जो है स्टेट बना के और वहाँ पे अपना अपना तरीके से इन सब ने अपना जो है राज्य जो स्थापित किया कह सकते हैं, या फिर लिबरल हुए, या अपना खुद का राइट्स इन्होंने जो है हासिल किया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो इसमें ही इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम जो हैं इटली के बारे में, जर्मनी के बारे में और ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यूनिफिकेशन हुआ, उनका यूनिफिकेशन यानी एकीकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं जर्मनी के बारे में बताती हूँ आपको कि जर्मनी में कैसे हुआ। सबसे पहले ही तो ये है, यहाँ पे अब आपको पता है कि कोई भी रिवोल्यूशन होने के लिए कोई एक लीडर तो चाहिए ही। तो वैसे ही जर्मनी में लीडर कौन बने, बिस्मार्क। तो जो वॉन बिस्मार्क थे उनके अंडर में ये पूरा जो है मूवमेंट चलाया गया। ठीक है, बिस्मार्क नाम याद रखना, जिन्होंने जर्मनी के यूनिफिकेशन में हेल्प की थी। 7 ईयर का ये वॉर हुआ, 7 साल तक वॉर चला था। किस किस के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रेंच के साथ ये पूरा वॉर हुआ। वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे से मोनार्ची सिस्टम हटे और कोई और सिस्टम लाया जाए, इसलिए ये वॉर लड़ी गई। बट बिस्मार्क के अंडर में ये पूरा मूवमेंट चला गया और 1871 में ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बन गया मोनार्ची सिस्टम से। मोनार्ची सिस्टम मैंने ये बताया आपको, जहाँ पे एक राजा होता है और उसके अंडर में सारा चलता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची क्या होता है, राजा होता है बट नाम का होता है, सारा काम जो है, सिस्टम जो है सारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। तो वैसे यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो ये था जर्मनी की स्टोरी। इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ, तो जैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी के उसमें क्या था कि बिस्मार्क ने पूरा सपोर्ट किया। तो वैसे ही यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या हुआ, 2 लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जुसेफे
मिज़ीनी, ये इन्होंने क्या किया था, यंग लोगों की पार्टी बनाई थी, उन्होंने यंग यूरोप एंड यंग इटली का पूरा इस्टेब्लिश किया था। और उससे इनको जो है सोल भी कहते हैं, इट्स कॉल्ड सोल ऑफ जो है इटली, इनको कहा था क्योंकि इन्होंने यंग यंग लोगों की एक पूरा कमेटी बनाया, उनसे थॉट्स लिए, उनके हिसाब से पूरा चले। उसके बाद है जुसेफी गरीबाल्ड, इनको गरीबाल्ड ये सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट नेम है। इनको जो है बिस्मार्क ऑफ इटली भी कहा जाता है। जैसे कि बिस्मार्क ने अकेले पूरा जर्मनी का जो बैटल हैंडल किया था, वैसे ही यूनिफिकेशन ऑफ इटली में जो है गरीबाल्ड का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना मतलब कंट्रीब्यूशन दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो है पूरा, और फिर उसके बाद जब ये पूरा यूनाइट हो गया, पूरा जो है इनका इटली जब एक साथ हो गया, सारा रूल रेगुलेशंस जब पूरा इन्होंने बनाए, तो यहाँ पे पीएम बने और विक्टर एम्यूल यहाँ के किंग बने। ठीक है, तो ये थी स्टोरी इटली की। अब यहाँ पे थर्ड स्टोरी आपकी है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में क्या हुआ, तो यहाँ पे जो है लैंग्वेजेस, सबसे पहले इंग्लिश, स्कॉटिश, इरिश, ये सब जो है कम्युनिटी की जो है लैंग्वेज है। यहाँ पे इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हुआ, और आपको पता है जब इंडस्ट्री में जब कोई ग्रोथ होती है तो ऑब्वियसली वहाँ के जो लोग हैं वो भी अमीर होते जाते हैं, रिच होते हैं, प्रॉपर्टी जो है उनके पास आने लग जाती है। तो वहाँ का पूरा जो है पूरा सिस्टम वहाँ पे अच्छा ग्रोथ होने लग गया था, और सब कुछ ब्रिटेन में अच्छा चल रहा था। बाद में एक्ट ऑफ यूनियन शुरू हुआ, और 707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल गया और बन गया एक ग्रेट जो है ये यूके का फॉर्म हुआ। और फिर बाद में ESI यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड मिल करके इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन का जो है एक ग्रेट ब्रिटेन बना उसके बाद। तो ब्रिटेन में ये हुआ था। ठीक है, तो अब आपका अगला टॉपिक आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैसे जो है, किस तरीके से लोगों में जो है अपने देश के लिए जो है फीलिंग लाई जाए। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, एक भारत माता की जय जैसे हम लोग बोलते हैं, तो ये सुनते ही इंडियंस के मन में क्या आती है, एक अपने देश के लिए जो है वो फीलिंग्स आने लग जाती है। तो वैसे ही अपने अपने नेशन के लिए फीलिंग्स कैसे जो है जगाया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कुछ दिए गए। तो सबसे पहले ये जो है यहाँ पे ये दे रखा है आपको, इसको जर्मेनिया के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये सबसे पहले पिक्चर बनाई गई थी। उसके बाद यहाँ पे फ्रांस में मरेना है, उनको उनका एक लोगो लिया गया। उसके बाद यहाँ पे आपका एक ये दे रखा है, बहुत सारे लोगों का यूज़ किया गया ताकि लोगों के अंदर जो है एक लोगों में अपने देश प्रेम की मतलब भक्ति जो है शुरू हुई। तो यहाँ पे पूरा दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ब्रोकन चेन, यहाँ पे ब्रोकन चेन आपको दिख रहा होगा, ये है ब्रोकन चेन। तो यहाँ पे बीइंग फ्रीडम, यानी कि ये ब्रोकन चेन किसके बारे में बताता है, फ्रीडम के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ईगल, ईगल किसके बारे में बताता है, स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। उसके बाद है क्राउन ऑफ ओक लीफ, तो यहाँ पे ओक लीफ का क्राउन है यहाँ पे, तो ये किसके बारे में बताता है, हीरोज़म के बारे में बताता है। स्वॉर्ड है, तो ये किसके बारे में बता रहा है, ये जो ये तलवार है किसके बारे में बता रहा है, ये रेडीनेस टू फाइट, यानी कि ये बता रहा है, ये जो हमारा ये तलवार है ये बता रहा है कि हम हर वक्त जो है अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद है ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, तो ये तलवार के पास जो ऑलिव लीव्स हैं ये क्या बता रहे हैं, विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि वो शांति के लिए जो है ये पीसफुल रहने के लिए अपना मतलब विश कर रहे हैं या चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ब्लैक रेड एंड गोल्डन ट्राई कलर, जो यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा ब्लैक रेड और गोल्डन कलर का जो ये फ्लैग है, ये किसको बताता है, ये लिबरल नेशन को बताता है। ठीक है, जर्मन स्टेट के। उसके बाद है राइज ऑफ सन, ये जो आपको लाइन है, ये जो सन है ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये न्यू एरा मतलब एक नए युग के बारे में, नए युग की शुरुआत है, ये इसके बारे में बता रहे हैं कि अब मोनार्ची सिस्टम हट गया है और अब डेमोक्रेसी आ गया है या फिर हमको राइट्स मिले हैं। ये न्यू एरा का जो है साइन है, ये सन जो है। अब ये आपका लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो अब इसमें क्या बताया गया है,
तो यहाँ पे जो है यूरोप के एक बाल्कन नाम की जगह है, वहाँ पे टेंशन शुरू हो गया। यहाँ पे क्योंकि अलग अलग जोग्राफिकल लोग थे, अलग 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 रिलीजन के लोग थे, तो ये लोग क्या हो गए, इनका एक बड़ा पार्ट जो है ऑटम एम्पायर के अंदर जा चुका था। ठीक है, जो है ये ऑटम एम्पायर था, ये फाइट वगैरह करके दूसरे एम्पायर को अपने अंडर में लेकर के इस तरीके से अपना पूरा काम शुरू कर रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, ऑटम एम्पायर बहुत ज़्यादा वीक हो गया और उसके स्टेट धीरे 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 अलग होने लग गए। स्टेट्स अलग होने लग गए, सारे स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लग गए। ये लोग आपस में जलने लग गए कि इनके पास ज़्यादा स्टेट्स हैं, हमारे पास क्यों नहीं है। तो ऐसे ही जो है बाल्कन में या और भी जितने अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें जो है कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। और अब जब इतने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हो गए, सबके पास अलग अलग नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सब कुछ उन्होंने अपना जब अलग कर लिया था, तो अब सब एक दूसरे से लड़ाई में मतलब थे कि हमको और स्टेट चाहिए तो उस पर फाइट करके वो ले लेना, उन और चाहिए तो उस पर फाइट करके और ले लेना। तो इस तरीके से अब ये पूरा नेशनलिज्म इम्पीरियलिज्म में बदल चुका था। और यही जो है जब इन बाल्कन में जो फाइट हुई, बाल्कन से डिफरेंट में छोटे छोटे जब स्टेट बने, तो इस पूरे जो फाइट में क्या हुआ, बड़े बड़े जो पावरफुल जो स्टेट हैं जैसे रसिया, जर्मनी, ये लोग भी अपना मतलब कूद पड़े इस लड़ाई में कि हम भी, ताकि उनके अंडर भी कुछ स्टेट आ सके, वो लोग भी पावरफुल और पावरफुल हो सकें। तो इसी सब चीज़ ने इसी इम्पीरियलिज्म ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कह सकते हैं शुरू किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। और इसी की वजह से हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, रसिया, जर्मनी, फ्रांस, इन सब के कन्फ्लिक्ट के वजह से। ठीक है, तो ये है हमारा पहला चैप्टर हिस्ट्री का। तो इसमें हमने 6 टॉपिक्स पढ़े थे। पहला ये कि कैसे शुरू हुआ, इन्होंने कैसे कैसे अपने फ्लैग्स बनाए अलग अलग, कैसे इन्होंने अपने आप को अलग करने के लिए, टैक्स ख़त्म करने के लिए सब कुछ शुरू किया। 79 में कैसे फिर नेपोलियन आया, उसने पूरा पॉलिटिकल पार्टी सीज़ कर दिया। ठीक है, डिक्टेटरशिप हुआ, पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, नेगेटिव पॉइंट्स बताए। फिर उसके बाद मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, तो ये वाला टॉपिक आया। तो कैसे कैसे वहाँ पे इकोनॉमिक कल्चर 2 पहले थे, वहाँ पे अमीर थे, गरीब थे, मिडिल क्लास आया। फिर मिडिल क्लास ने कैसे आइडियाज़ दी, कैसे उन्होंने पूरा रिवोल्यूशन शुरू किया। ठीक है, ये सब के बारे में। फिर कैसे यूनिफिकेशन हुआ अलग अलग जगह का, यानी कि जर्मनी का, इटली का, ब्रिटेन का, कैसे कैसे यूनिफिकेशन हुआ। उसके बाद कैसे उनके अंदर जो है अपने देश की फीलिंग्स को जगाने के लिए जो है, देश की फीलिंग्स को जगाने के लिए कैसे कैसे वो मतलब सिंबल्स लाए गए। जैसे हमारे इंडिया में भारत माता की जय बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट सिंबल्स लाए गए। उसके बाद कैसे नेशनलिज्म जो है इम्पीरियलिज्म में चेंज हुआ, और फिर उसके बाद इम्पीरियलिज्म से ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया। तो ये था आपका चैप्टर का एक पूरा समरी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।